हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और मल्हार बुक से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चैप्टर पढ़ा था, 3 बुद्धिमान। आज इस चैप्टर के हम प्रश्नोत्तर और सारांश पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चैप्टर का नाम है 3 बुद्धिमान। तो आइए इस चैप्टर का सारांश करते हैं। क्या कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा, तो आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर पढ़ा 3 बुद्धिमान। अब ये 3 बुद्धिमान कौन थे? तो ये कहानी जो है 3 बुद्धिमान 3 भाइयों की है जिनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि असली धन तेज बुद्धि और पैनी दृष्टि होती है। तो 3 भाई जिनके पास बहुत सारा धन तो नहीं था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें एक ऐसी शिक्षा दी थी, एक ऐसा मंत्र दिया था जिससे वो बहुत कुछ सीख पाए। उन्होंने बताया कि उनके पास बहुत सारा धन नहीं है, यानी कि उनके पिता ने उनसे कहा कि उनके पास बहुत सारा धन तो नहीं है, लेकिन उनके पिता उनको ये सिखा कर गए कि असली धन तेज बुद्धि और पैनी दृष्टि होती है। पिता ने समझाया कि उन्हें हर चीज को गहराई से समझना चाहिए ताकि जीवन में कभी कोई कमी न रहे। पिता के मृत्यु के बाद तीनों भाई यात्रा पर निकल पड़ी। अब क्या हुआ, जैसे ही इनके पिता की मृत्यु हुई, उनके पिता ने कहा, हमारे पास बहुत सारा धन दौलत सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जीवन में एक बात को आप याद रखना कि आपके चारों तरफ जो वस्तुएं हैं, जो स्थितियां हैं, उनको आप ध्यान से देखो, उसे समझो, उसे परखो। तो यानी कि हर चीज पर अपनी पैनी दृष्टि तुम रखो, अपनी बुद्धि को तेज बनाओ। तो पिता की बात को ध्यान में रखते हुए तीनों भाइयों ने यात्रा करने की सोची कि हम क्यों ना यात्रा करें। तो तीनों यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने कठिन रास्तों, वीरान और पहाड़ों को पार किया। कई दिन तक चलने के बाद वे एक नगर के पास पहुंचे और वो कई दिन तक चले और अंत में लगभग 40 दिन के बाद वो एक नगर के पास पहुंचे। जब वो उस नगर के बहुत करीब पहुंचे तो पहुंचते ही सबसे बड़े भाई ने धरती पर पैरों के निशान देखे, क्योंकि देखिए उनकी दृष्टि, उनकी सोच क्या थी, वो अपने चारों तरफ की हर चीज को जो है बड़े ध्यान से देखते थे। तो नगर के पास पहुंचते ही सबसे बड़े भाई ने धरती पर पैरों के निशान देखे और कहा कि यहाँ से एक बड़ा ऊंट गया है। हम लोग करते हैं ना, जब कोई चीज हम देखते हैं तो हमारे सामने से चीज निकल जाती है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है, क्योंकि हमें सिखाया भी नहीं जाता है कि हमें जो है अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देखना, यही तीव्र बुद्धि होती है। हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि किताबों को पढ़कर ही हम बहुत तीव्र बुद्धि के बन सकते हैं और किताबों को रटने से ही हमें रट्टा ही लगाया जाता है। लेकिन वास्तव में जो बुद्धि होती है, बुद्धि को इस बात से आंका जाता है कि आप कितने अवेयर हैं, आप कितने जो हैं चेतन में, अब जो है चेतन मन से आप जो है रहते हो। ठीक है, प्रेजेंट माइंड जिसको कहते हैं। कई बार हम सोच कुछ और रहे होते हैं और हम रहते कहीं और हैं। तो हमारी बॉडी तो वहां पर रहती है, हमारा शरीर तो वहां रहता है, लेकिन हम किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, जिसको आप प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड भी कहते हैं। तो ये तीनों भाई इतने पैनी दृष्टि से अपने चारों तरफ की चीजों को ध्यान से देखते थे कि जाते जाते उन्हें क्या दिखा कि उस रेत में ऊंट के पैरों के निशान उन्होंने पहचाने। तो बड़े भाई ने क्या कहा कि धरती पर पैरों के निशान देखे और कहा कि यहाँ से एक बड़ा ऊंट गया है। क्योंकि तीनों ही भाई बुद्धिमान थे, तो मझले भाई ने अनुमान लगाया कि वह ऊंट एक आंख से अंधा था, क्योंकि रास्ते की एक तरफ की जो घास थी वो खाई गई थी और दूसरी तरफ की जो घास है वो वैसी की वैसी थी। तो उसने इस बात से अनुमान लगाया कि कहीं ना कहीं वो ऊंट एक आंख से अंधा था, क्योंकि अगर वो अंधा ना होता तो वो दोनों तरफ की घास खाता। तो उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ की घास खाई, क्योंकि उसे एक ही तरफ से दिख रहा था। तो सबसे छोटे भाई ने क्या कहा कि ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे, क्योंकि उसने वहां महिला और बच्चे के पैरों के निशान देखे, यानी कि वो चीजों को इतनी गहराई से देखते थे।
थोड़ी ही देर में एक घुड़सवार उनके पास से आया। भाइयों ने उनसे पूछा क्या वह ऊंट खोज रहा है, क्योंकि वो देख चुका था। वह चौंक गया और पूछा कि उन्हें ऊंट के बारे में सब कुछ कैसे पता चला। उसने उन्हें चोर समझा और राजा के पास ले गया। तो उस घुड़सवार को लगा कि मैंने तो इन तीनों भाइयों को, यानी कि इन तीनों व्यक्तियों को कुछ बताया नहीं, इनको बिना बताए ही ये सारी बातें कैसे मालूम हुई। तो उन तीनों को चोर समझ करके वो राजा के पास ले गया। उसने राजा से कहा कि ये तीनों उसके ऊंट और परिवार को ले गए हैं। राजा को भी शक हुआ, क्योंकि भाइयों ने बिना ऊंट को देखे ही सब कुछ सही सही बता दिया था। राजा ने उनकी बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक पेटी मंगवाई और पूछा कि उसमें क्या है। भाइयों ने बताया कि उसमें कोई गोल वस्तु है। फिर कहा कि वह अनार है। बड़े भाई ने कहा कि कोई गोल वस्तु उसमें है। फिर मंझले भाई ने कहा कि उसमें अनार है, और जो सबसे छोटा भाई है उसने क्या कहा कि अनार अभी कच्चा है। जब पेटी खोली गई तो सचमुच उसमें एक कच्चा अनार था। राजा बहुत चकित हो गए। राजा ने उनसे पूछा कि उन्होंने यह सब कुछ कैसे जाना। तो सबसे बड़े भाई ने ऊंट के पैरों के निशानों के बारे में अंदाजा लगाया। मंझले भाई ने घास की स्थिति से ऊंट की एक आंख की कमी पहचानी, और सबसे जो छोटा भाई था उसने ऊंट के बैठने और पैरों के निशानों से महिला और बच्चे की उपस्थिति का अनुमान लगाया। तो इतने जागरूक थे, मतलब जिसको आप कहते हैं ना दिव्य दृष्टि। तो अगर आप अपनी चारों तरफ की वस्तुओं को अच्छे से देखो, उस पर आपका ध्यान रहे, आपकी नजर रहे, तो आप इतना सटीक जो है अंदाजा आप लगा सकते हैं। जबकि इन तीनों भाइयों ने ना तो ऊंट को देखा था, ना उसकी आंख को देखा था, और ना ही बच्चे और महिला को देखा था, लेकिन जो चीजें वो अपनी नजरों से देख रहे थे उन्हीं से उन्होंने ये सही सही अनुमान लगाया। तो पेटी के बारे में उन्होंने उसके वजन, आकार और लुढ़कने की आवाज और उद्यान से आने के आधार पर अनुमान लगाया कि उसमें अनार है। खिड़की से देखकर छोटे भाई ने बताया कि अनार कच्चा है, क्योंकि सभी पेड़ों पर कच्चे अनार थे। तो ये सारी चीजें वो अपनी चारों तरफ देखकर ही इस बात का अंदाजा लगा रहे थे। बड़े भाई ने ऊंट के पैरों के निशान का अंदाजा लगाया। ठीक है। राजा तीनों भाइयों की समझ और सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि वे धनवान तो नहीं हैं, लेकिन उनके पास जो बुद्धि है वो अपार खजाना है। अंत में राजा ने उन्हें अपने दरबार में रख लिया। तो अब उनकी बुद्धि के कारण ही उनको दरबार में रखा गया। अब जो खाने के भी जिनके पास अब रुपये पैसे नहीं थे, अब वो राजा के महल में रहने लग गए थे अपनी बुद्धि की वजह से। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान अपनी आंखें खोलकर दुनिया को देखने और सोचने की आदत से आता है। वास्तविक ज्ञान आपको आप अपने चारों तरफ की वस्तुओं को, चीजों को सोचने, समझने, देखने में कितने आप माहिर हैं, कितना आप उसमें सतर्क हैं, इसी में जो है असली बुद्धि है, इसी में असली ज्ञान है। ठीक है। पैनी दृष्टि और गहरी समझ इंसान को जीवन में कभी असहाय नहीं होने देती है। जब आप किसी चीज पर पैनी दृष्टि रखोगे और गहरी समझ आप लोगे, तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। चलिएगा अब इसी कहानी के हम प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, मेरी समझ से लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा बनाना है, और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है। तो उनके पिता ने उन तीनों बुद्धिमान जो व्यक्ति थे, उन तीनों के पिता ने उनसे क्या कहा था कि तुम क्या करो, तुम धन का संचय करो। कौन से धन का संचय किया, क्या अर्थ उनका रहा। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, खेती बाड़ी करना और धन इकट्ठा करना, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना, या ऊंट का व्यापार करना। क्या कहा था उन्होंने, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का तुम विकास करो। ठीक है। तो ये कहा था पिता ने अपने पुत्रों से, जिसका उन्होंने पालन किया, पिता की आज्ञा का पालन किया, और अपनी पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि से उन्हें राजा के दरबार में स्थान मिला।
तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। क्या ये एक यही बात है? समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है, या फिर ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों का भरोसा करना चाहिए? तो क्या लगता है आपको, क्या निष्कर्ष निकाला आपने कि उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा? तो देखिए, इसका यदि हम निष्कर्ष निकालें तो समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर उन तीनों के सामने एक समस्या थी कि जो घुड़सवार, उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा उस घुड़सवार को वो सारी बातें बता दी जो वो जानते भी नहीं थे। और किस लिए, कैसे उन्होंने बताया? उन्होंने चीजों को बहुत ध्यान से निरीक्षण किया, उसको, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए, राजा ने भाइयों की बुद्धि पर विश्वास क्यों किया? तो भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी। भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था। क्यों राजा ने उनकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? तो भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया कि जिस प्रकार से एक अनजान पेटी से उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी तीव्र बुद्धि के द्वारा उस पेटी में ये तक बता दिया कि इसमें गोल चीज है, और ये दूसरे भाई ने कहा वो अनार है, तीसरे ने कहा वो कच्चा है। तो वो समझ गए थे कि इतना सटीक उत्तर दिया है, इसका मतलब ऊंट के विषय में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही अंदाजा लगाया होगा। तो राजा को विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है, इसलिए उस घुड़सवार को उन्होंने फिर उसी दिशा में जाने को कहा जहां उन तीनों भाइयों ने कहा था। तो चलिए, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया, ठीक है, तो उन्होंने प्रूफ कर डाला। उन्होंने ये जो है तर्क के साथ उन्होंने राजा को समझा दिया कि नहीं, वो सच में बुद्धिमान है और सच में वो इस बात को सटीकता से कह सकते हैं। चलिए, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सी मूल्य छिपा है? दोषी को कड़ा सा कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए, या ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, अच्छी तरह से जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो जब भी कोई दोषी आपके सामने कोई कह दे तो पहले आप उसे जो है अच्छी तरह से उसकी जांच करें। क्या वास्तव में एक राजा का ये फर्ज है कि वो पहले उस बात की जांच करे कि क्या ये बात सही है। अब आप कहीं पर आपका जो है किसी से जो है वार्तालाप होती है, विद्रोह हो जाता है, आप कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट इस बात को अच्छी तरह से जांचता है कि क्या वास्तव में ये व्यक्ति दोषी है या ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ आरोप है। तो इस बात का पहले पूरी तरीके से जांच की जाती है। तो एक राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि वो किसी बात को, जब कोई उसके सामने कोई गुनाह प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको गुनाह को पहले जांच करें कि वास्तव में क्या इसने ये काम किया है या नहीं। चलिए, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ आपको चर्चा करनी है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। तो जो भी आपने उत्तर दिए हैं उनके बारे में अब आपको बताना है। तो हमने ये उत्तर इसलिए चुने हैं क्योंकि लोक कथा की घटनाओं और पात्रों के व्यवहार पर आधारित है। पिता के कथन का गहरा अर्थ है कि केवल धन ही नहीं, अनुभव, समझदारी और सूझबूझ ही असली संपत्ति है। तीनों भाइयों ने बिना ऊंट देखे केवल चिन्हों के आधार पर सच्चाई बताई, जिससे यह सिद्ध होता है कि सूक्ष्म निरीक्षण और तर्क का उपयोग समस्या को सुलझाने में मदद करता है। राजा ने भी जांच और तर्क से काम लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बिना प्रमाण किसी को दोषी ठहराना अनुचित है। तो राजा ने भी उनसे जो है जांच की, उसका तर्क उन्होंने लिया, और ये से जो है ये भी स्पष्ट होता है कि बिना प्रमाण के किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए जब तक उसका दोष प्रमाणित न
हो। अब पंक्तियों पर आपको चर्चा करना है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में आपको साझा करना है और लिखना है। जैसे रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तो इन पंक्तियों पर आपको चर्चा करनी है और साथ में आपको एक दूसरे से अपने मित्रों के साथ साझा करनी है अपनी बातें। तो यहाँ पिता ने क्या कहा था कि रुपयों पैसों, जो आपके रुपये और पैसे हैं, उसके स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तो इस पंक्ति का मतलब यह है कि असली धन सिर्फ पैसा या सोना चांदी नहीं है, बल्कि समझदारी है, सूझबूझ है और चीजों को गहराई से देखने की क्षमता भी है। बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी के पास तेज बुद्धि है, सही दृष्टिकोण है, तो वह जीवन में सफल हो सकता है, भले ही उसके पास भौतिक संपत्ति न हो। यह ज्ञान और अनुभव की महत्ता को बताता है। ठीक है, चलिएगा इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप। चलिए, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। यहाँ पर आप देखिए, इसी बात का अनुसरण करते हुए, पिता की बातों का अनुसरण करते हुए, इन तीनों भाइयों ने उस रास्ते से ऊंट के चिन्ह देखे, पद चिन्ह देखे। उसके बाद उसकी घास को एक तरफ चरना, ये उसने समझा और उसको जाना और स्थिति को समझने की कोशिश की दूसरे भाई ने। तीसरे भाई ने उनमें पैरों के जो निशान थे, जिसमें महिला के जूती और बच्चे के पैरों के निशान देखे। तो ये सारी चीजें, इस बात को जो है यहाँ पर उन्होंने का अनुसरण किया। तो उन्होंने क्या किया, वस्तुओं को, स्थितियों को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए, ऐसा पिता ने कहा था अपने पुत्रों से। तो यहाँ यह समझाने की कोशिश की गई है कि किसी भी परिस्थिति या वस्तु को सतही रूप से नहीं, बल्कि गहराई से उसे समझने की आदत डालनी चाहिए। ध्यानपूर्वक निरीक्षण और सोच से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। यह पंक्ति हमें सतर्क करता है, जागरूक करता है और जिज्ञासु रहने की प्रेरणा देती है। तो ये जो है बहुत बड़ा यहाँ पर हमें सीख भी मिलती है कि ये जो पिता ने अपने पुत्रों से कही, ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि हम अपने चारों तरफ हमेशा सतर्क रहें और ये बहुत आवश्यक है। हम जागरूक रहें और जिज्ञासु रहने की हमें प्रेरणा देता है और ये हमें समाज में रहना ही पड़ता है। यदि हम सतर्क हैं, जागरूक हैं, जिज्ञासु हैं, तो समाज में हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और अगर हम अपनी चीजों के प्रति अपने चारों तरफ जागरूक नहीं है, सतर्क नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, तो फिर हम पीछे हटते जाएंगे समाज। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया। इस पंक्ति में बताया गया है कि किसी बात की सच्चाई को जानने के लिए केवल आंखों से देखना काफी नहीं होता, बल्कि दिमाग से सोचकर। अब देखो, आपने देखा लेकिन उसके बारे में आपने कोई गहराई से सोचा नहीं, तो इस बात का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। आपने देख लिया, फिर आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं। चीजों को समझकर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, पहले आपने देखा और फिर आपने उसके दिमाग में सोच करके, चीजों को समझ करके, फिर आपने उसके प्रति, उस परिस्थिति के प्रति आपने एक निष्कर्ष निकालना है अपने दिमाग में। यह मेहनत, निरीक्षण और तार्किक सोच की भूमिका को स्पष्ट करता है कि आप किसी भी चीज के लिए सोच रहे हैं, आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर फिर मिलकर आपको मिलान करना है। तो यहाँ कुछ स्तंभ एक दिए गए हैं जिसके भाव और अर्थ मिलते जुलते वाक्य स्तंभ में है।
स्तंभ 2 में है, तो स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के उपयुक्त वाक्यों के साथ आपको सुमेलित करना है। स्तंभ 1 में लिखा है, कुछ समय पश्चात पिता चल गए। का क्या अर्थ है? हम कहीं भी क्यों न हो भूखे नहीं मरेंगे। तो कुछ समय पश्चात पिता चल गति, यानी कि थोड़ी समय के बाद पिता का देहांत हो गया। हम कहीं भी क्यों न रहे भूखे नहीं मरेंगे। का क्या अर्थ है? का अर्थ ये है कि हम चाहे जहां भी हो, हमें खाने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाए, ये कहना है। ठीक है। घुड़सवार ने तीनों भाइयों पर को शंका की दृष्टि से देखा। तो घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को आस अविश्वास से देखा। शंका यानी अविश्वास। कहीं न कहीं इसी ने हम इन लोगों ने ही मेरा ऊंट और मेरे बच्चा और जो पत्नी है उसको चुरा लिया है। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। का क्या अर्थ है? लोग इतने अचंभित थे कि उसका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था, क्योंकि वो बिना देखे ही उन्होंने पेटी में बता दिया था कि उसमें आम अनार है और वो कच्चा है, गोल वस्तु है। तो लोग ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित। तो ये इसके उत्तर हैं। चलिए आगे सोच विचार के लिए कुछ प्रश्न हैं। तो तीन भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उनके विषय में कैसे बता दिया। तो देखिए, तीनों भाइयों ने ऊंट को देखा भी नहीं था, ठीक है, लेकिन उन तीनों ने अनुमान लगाया कि कोई बहुत बड़ा ऊंट है और घुड़सवार उसे खोज रहा है। मंझले भाई ने देखा कि रास्ते की दाईं तरफ की घास चर ली गई है, लेकिन बाईं ओर की नहीं, जिससे उसने जाना कि ऊंट एक आंख से देख सकता है। छोटे भाई ने ऊंट के घुटने टेकने के निशान, महिला के जूते और बच्चे के पैरों के निशान देखकर जब बताया कि ऊंट पर एक महिला और बच्चा सवार है। इस तरह तीनों ने बिना ऊंट को देखे केवल चिन्हों, बुद्धि और अवलोकन से, क्योंकि उन्होंने सोचा है, पहले देखा है, अपनी बुद्धि से उन चिन्हों को उन्होंने देखा, अवलोकन किया, ऊंट के बारे में सटीक जानकारी दी। आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता? लोक कथा के आधार पर समझाइए। तो आपको क्या लगता है, ये जो कहानी आप सुन रहे थे, ये जो आपने पढ़ी है, इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया है? तार्किक सोच को दिया गया है, अवलोकन को दिया गया है, या सत्यवादिता को दिया गया है? तो तीनों चीजें हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने तार्किक सोच का तो प्रयोग किया ही है, अवलोकन भी किया है, और वो सच बोल रहे थे, लेकिन उस घुड़सवार ने विश्वास नहीं किया। तो क्या आपको लगता है इस लोक कथा के आधार पर आपको समझाना है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे अधिक जो महत्व दिया गया है वो अवलोकन और तार्किक सोच को दिया गया। भाइयों ने अपने चारों ओर का जो वातावरण है, उस वातावरण को तर्क से देखा और ऊंट के बारे में सही निष्कर्ष निकाल लिया। यही सबसे बड़ी शक्ति बनी और उन्हें फिर उस राजा के दरबार में स्थान मिल गया। ठीक है, चलिए आगे सोच विचार के लिए कुछ प्रश्न हैं। चलिए, तो लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? तो पहले तो राजा को लगा कि इन तीनों भाइयों ने ही ऊंट को चुरा लिया है, लेकिन बाद में उनकी सोच बदल गई थी। ऐसा क्यों हुआ? राजा ने पहले संदेह इसलिए किया क्योंकि ऊंट का मालिक तीनों भाइयों को ही बता रहा था, लेकिन जब भाइयों ने अपने अवलोकन और तर्कों को स्पष्ट रूप से समझाया और परीक्षा में भी सत्य सिद्ध हुए, तब राजा को उनकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता पर विश्वास हो गया था। इस तरह राजा की सोच बदल गई। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे भी। ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए?
के स्वामी ने जैसे ही उन्होंने बताया कि क्या आप किसी ऊँट को ढूंढ रहे हैं, क्या आप उसमें एक स्त्री, क्या वो ऊँट एक आंख से नहीं देखता था, क्या उसमें एक स्त्री और एक बच्चा था, तो उस ऊँट के स्वामी ने तुरंत से उन पर संदेह किया। आपको क्या लगता है, क्या उन्हें संदेह करना चाहिए था या नहीं? तो चलिए, ऊँट के स्वामी ने इसलिए संदेह किया क्योंकि भाइयों को ऊँट के बारे में बहुत कुछ पता था, जबकि ऊँट को उन्होंने देखा नहीं था। उसे बिना पुष्टि किए आरोप नहीं लगाना चाहिए था। यदि वह भाइयों से शांतिपूर्वक बात करता और उनसे पूरी जानकारी लेता तो शायद उसे ऊँट का पता भी मिल सकता था। तो वो जल्दी से अपने पत्नी और ऊँट, चलिए, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि उसे सीधे उन पर संदेह नहीं करना चाहिए था, बल्कि पहले शांतिपूर्वक उनसे बात करनी चाहिए थे और फिर उसके बाद ऊँट को ढूंढना चाहिए था। तो ऐसा, चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं और आगे इसी पाठ के अन्य प्रश्न आप कर लीजिएगा, करेंगे घर में, क्योंकि पाठ हम पढ़ चुके हैं, पाठ से ही यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार यदि आप पाठ को अच्छे से पढ़ते हो तो आपको इसका उत्तर भी मिल जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने 3 बुद्धिमान जो कहानी है इसका सारांश पढ़ा और साथ में कुछ प्रश्न भी हमने किए हैं। आगे के प्रश्नों को आप कर लेंगे क्योंकि कहानी को आप पढ़ेंगे और उसके आधारित ये जो प्रश्न हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।